हाय एवरीवन, वेलकम टू स्कोर प्लस। दिस इज शैलेंद्र पांडे, योर फिजिक्स एजुकेटर। प्यारे बच्चों, हम लोगों ने ग्रेविटेशन चैप्टर स्टार्ट किया था और उसमें मैं आप लोगों से डिस्कस कर रहा था केप्लर्स लॉज। तो केप्लर साहब ने प्लैनेट्स के मोशन को डिस्कस करने के लिए 3 लॉज बनाए थे, जिसमें सबसे पहला लॉ होता है केप्लर्स फर्स्ट लॉ। आइए थोड़ा सा केप्लर साहब के बारे में भी थोड़ा जान लेते हैं हम लोग। केप्लर साहब कौन थे, है ना। केप्लर साहब का नाम था जॉन्स केप्लर, जो कि 16th सेंचुरी में एस्ट्रोनॉमर थे, who established 3 laws which govern the motion of the planets around the sun। हम लोग को पता है कि हमारे सोलर सिस्टम में सारे प्लैनेट्स सन के अराउंड रिवॉल्व करते हैं, तो उन्होंने उन्हीं प्लैनेट्स के मोशन के लिए लॉज बनाए, जिनको हम लोग बोलते हैं केप्लर्स लॉज ऑफ प्लैनेटरी मोशन। केप्लर साहब के अगर मैं फर्स्ट लॉ की बात करूं तो इस फर्स्ट लॉ का नाम लॉ ऑफ ऑर्बिट्स भी होता है। लॉ ऑफ ऑर्बिट्स भी इसको कहा जाता है। और इन्होंने ये बताया कि कोई भी प्लैनेट जो होता है वो सन के अराउंड एक इलिप्टिकल पाथ में रिवॉल्व करता है। प्यारे बच्चों, किसी भी इलिप्स में हमेशा 2 फोकस होते हैं। देखो मैं आपको समझा रहा, अगर हम लोग बात करें सर्किल का, तो सर्किल एकदम गोल होता है। सर्किल में ये वाली रेडियस और ये वाली रेडियस बराबर होती है, लेकिन इसी सर्किल को अगर ऊपर नीचे दोनों तरफ से थोड़ा सा दबा दो तो इस तरीके का ओवल शेप बनता है, ये ऐसा। और इस तरीके के ओवल शेप में आप समझ लो 2 सेंटर्स होते हैं, एक यहां पर और एक सेंटर इसका समझ लीजिए यहां पर। इसको हम लोग बोलते हैं F1 और इसको हम लोग बोलते हैं F2। इस तरीके से 2 यहां पर फोकस होते हैं, तो एक फोकस हो गया F1 और एक फोकस हो गया F2। तो यहां पर केप्लर साहब ने यह बताया कि कोई भी प्लैनेट सन के अराउंड इलिप्टिकल पाथ में रिवॉल्व करेगा, 2 में से किसी एक फोकस पर सन होगा, चाहे वो यहां पर हो चाहे वो इस वाले पर हो। तो आप लोग ध्यान से देखिए, इस डायग्राम में ये शो किया गया है कि जो प्लैनेट है वो इस तरीके से रिवॉल्व कर रहा है इलिप्टिकल ऑर्बिट में, और 2 में से किसी एक फोकस पर सन है। तो सबसे पहला इनका लॉ जो है उसको आप चेक करो, द प्लैनेट्स मूव इन इलिप्टिकल ऑर्बिट्स अराउंड द सन with the sun at one of its 2 foci of the elliptical orbit। फोकाई मतलब होता है प्लूरल फॉर्म ऑफ फोकस। तो 2 में से किसी एक फोकस पर प्यारे बच्चों सन होता है, और हमारा जो प्लैनेट है, हमारा जो अर्थ है या कोई और भी जो प्लैनेट है, वो सन के अराउंड इस तरीके के इलिप्टिकल पाथ में प्यारे बच्चों रिवॉल्व कर रहा होता है। फिर आता है केप्लर्स सेकंड लॉ, जिसको लॉ ऑफ एरिया भी कहा जाता है। लॉ ऑफ एरियाज भी कहा जाता है। लॉ ऑफ एरिया या लॉ ऑफ एरियाज क्या है, ये मैं आपको समझाता हूं। लॉ ऑफ एरिया ये कहता है लाइन जॉइनिंग प्लैनेट टू द सन। मान लो प्लैनेट यहां पर था, तो सन और प्लैनेट को ज्वाइन करने वाली लाइन प्यारे बच्चों ये थी, है ना। तो इनका मतलब है लाइन जॉइनिंग प्लैनेट टू द सन स्वीप्स आउट इक्वल एरिया इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। इसका मतलब अगर ये प्लैनेट टी टाइम में ए डैश से बी डैश पहुंचता है, तो ये लाइन आपकी यहां से यहां पहुंच जाएगी। अब इन दोनों के बीच में जो एरिया कवर हुआ है प्यारे बच्चों, वो एरिया ये है, ये एरिया, ठीक। लेट अस सपोज ये एरिया हमारा है A1, दिस एरिया इज A1। फिर इन्होंने कहा मान लो प्लैनेट घूमते कहीं पहुंचा पॉइंट ए पर। अब ए पॉइंट को सन से मिलाने वाली लाइन ये हो गई, ठीक। उसी टी टाइम में, सेम वही टी टाइम में, जितने टाइम में ये यहां से यहां पहुंचा था, ए डैश से बी डैश पहुंचा था, उतने ही टाइम टी में अगर ये ए से बी पहुंच गया तो इस बार ये एरिया बना, और इस एरिया की वैल्यू है A2। एरिया की वैल्यू बच्चों कितनी है, A2, है ना। लिख रहा हूं यहां पर, एरिया की वैल्यू कितनी है, A2। तो कहने का मतलब यह है यहां पर कि A1 एरिया और A2 एरिया दोनों आपस में इक्वल होंगे। दैट मीन्स द लाइन जॉइनिंग प्लैनेट टू द सन, ये जो लाइन है, दिस लाइन कवर्स इक्वल एरिया इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। टी टाइम में प्लैनेट यहां से यहां पहुंचा होगा, ये एरिया बना A1। उसी टी टाइम में घूमते घूमते मान लो कभी प्लैनेट यहां से यहां पहुंचा होगा, तो ये एरिया बना होगा, ठीक। कहने का मतलब हर टी टाइम में
ये जो लाइन है जो कि प्लैनेट और सन को मिलाने वाली लाइन है, ये इक्वल एरिया कवर करती है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। क्लियर? तो इसी को आप यहां पर कह सकते हैं एरियल वेलोसिटी ऑफ द प्लैनेट इज कांस्टेंट। वी कैन ऑल्सो लाइक इट राइट एरियल वेलोसिटी ऑफ द प्लैनेट इज कांस्टेंट। अब देखो लिखा है क्या, ईच प्लैनेट रिवॉल्व्स अराउंड द सन इन सच अ वे दैट line joining planet to the sun sweeps out over equal area in equal intervals of time। लाइन जो है वो इक्वल एरिया बनाती है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में। अ प्लैनेट मूव्स फास्टर व्हेन इट इज क्लोजर टू द सन। अब इसका मतलब समझो, अगर ये दोनों एरियाज इक्वल है, इसका मतलब क्या हुआ, यहां टी टाइम में कम डिस्टेंस चला है और जब यहां पर देख रहे हो तो टी टाइम में इसने ज्यादा डिस्टेंस कवर किया है। इसका मतलब क्या हुआ, अभी जो प्लैनेट है वो सन से दूर है, देखो डिस्टेंस ज्यादा है। जब प्लैनेट दूर होता है तो धीमे धीमे चलता है, जब प्लैनेट पास आता है तो फास्ट मूव करता है, तेजी से मूव करता है। क्लियर? इसका मतलब क्या हुआ, देखो लिखा है द प्लैनेट मूव्स फास्टर व्हेन इट इज क्लोजर टू द सन। ठीक, प्लैनेट मूव्स फास्टर व्हेन इट इज क्लोजर टू द, ये एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी हो गई। एंड मूव्स स्लोली व्हेन इट इज फार्दर फ्रॉम द सन। अ प्लैनेट डज नॉट मूव विद कांस्टेंट स्पीड। प्लैनेट डज नॉट मूव विद कांस्टेंट स्पीड अराउंड द सन। कोई भी प्लैनेट सन के अराउंड कांस्टेंट स्पीड से मूव नहीं करता है। जब वो सन के पास होता है तो फास्ट मूव करता है, सन से दूर होता है तो बहुत स्लोली मूव करता है। द स्पीड इज ग्रेटर व्हेन द सन इज नियर द, व्हेन प्लैनेट इज नियर द सन एंड लेस व्हेन द प्लैनेट इज फार्दर अवे फ्रॉम द सन। तो ये तो सेम लाइन है। फिर देखिए थर्ड है केपलर्स थर्ड लॉ, इसको लॉ ऑफ पीरियड्स भी कहते हैं। दिस इज नोन एज लॉ ऑफ टाइम पीरियड या लॉ ऑफ पीरियड्स भी कह सकते हैं। ठीक, तो पहला था लॉ ऑफ ऑर्बिट, दूसरा था लॉ ऑफ एरियाज और तीसरा है प्यारे बच्चों लॉ ऑफ पीरियड्स। लॉ ऑफ पीरियड्स ये कहता है कि अगर कोई प्लैनेट इलिप्टिकल पाथ में रिवॉल्व कर रहा है, दो में से एक पर मान लो सन है, ये सन है, ये प्लैनेट है। ठीक, प्लैनेट है, प्लैनेट यहां पे मान लो v स्पीड से रिवॉल्व कर रहा है, तो जब ये रिवॉल्व करेगा कुछ ना कुछ टाइम लेगा ना, एक पूरा चक्कर कंप्लीट करने में, यहां से यहां तक आने में कुछ टाइम लेगा। उसी टाइम को प्यारे बच्चों कहा जाता है टाइम पीरियड। तो टाइम पीरियड का सिंपल मतलब होता है टाइम टेकन टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन, वन रेवोल्यूशन। एक रेवोल्यूशन में जो टोटल टाइम लगा वो t के बराबर है। तो इन्होंने बोला कि ये जो टाइम पीरियड का स्क्वायर होता है, स्क्वायर ऑफ द टाइम पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन इज प्रोपोर्शनल टू, ध्यान से समझो, ये एकदम सेंटर है, ये जो डिस्टेंस होती है इस डिस्टेंस को a बोलते हैं, विच इज नोन एज सेमी मेजर एक्सेस। ए को क्या बोलते हैं, सेमी मेजर एक्सेस। तो टी स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू ए क्यूब, टी स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू ए क्यूब। यही है केपलर साहब का थर्ड लॉ। तो देखो यहां पे लिखा है द क्यूब ऑफ मीन डिस्टेंस ऑफ अ प्लैनेट फ्रॉम द सन। मीन डिस्टेंस का मतलब कई बार बुक्स में a लिखा होता है कि टी स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू ए क्यूब, कई बार वो इसी चीज का मतलब ऐसे निकालते हैं कि एवरेज डिस्टेंस निकाल लो भाई सन और प्लैनेट के बीच का। तो देखो अभी फिलहाल सन और प्लैनेट के बीच का डिस्टेंस ये है। मान लो यही प्लैनेट यहां होता तो यही डिस्टेंस कम हो जाता, प्लैनेट यहां होता तो यही डिस्टेंस मिनिमम हो जाता, बोलो ठीक। प्लैनेट यहां पर होता तो ये डिस्टेंस होता, ऐसे प्लैनेट यहां होता, ऐसे प्लैनेट यहां होता तो मैक्सिमम डिस्टेंस हो जाता। कहने का मतलब प्लैनेट और सन के बीच का ये जो डिस्टेंस है प्यारे बच्चों, ये लगातार चेंज हो रहा है। तो ऐसे में फिर हम एवरेज डिस्टेंस निकाल लेंगे। वी विल कैलकुलेट व्हाट, वी विल कैलकुलेट एवरेज डिस्टेंस। तो एवरेज डिस्टेंस जो है उसके क्यूब के प्रोपोर्शनल है। तो यहां पर कहा जाता है टी स्क्वायर विल बी प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब, या आर क्यूब विल बी प्रोपोर्शनल टू टी स्क्वायर। तो लैंग्वेज आप देखिए क्या है जो आपको लिखना होगा, एंड दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तीनों लॉज बहुत इंपॉर्टेंट है, लैंग्वेज बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, ध्यान से पढ़िएगा। द क्यूब ऑफ मीन डिस्टेंस ऑफ अ प्लैनेट फ्रॉम द सन, क्यूब ऑफ मीन डिस्टेंस ऑफ द प्लैनेट फ्रॉम द सन
is directly proportional to square of the time it takes to move around the sun, यानी कि टाइम पीरियड के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल। इसका मतलब t स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू मीन डिस्टेंस के क्यूब के, t स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू r क्यूब। क्लियर? r क्या है? r you can say is the average distance between planet and sun, या फिर कुछ बुक्स में ऐसा भी लिखा हो सकता है कि t स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू a क्यूब। a क्या होता है? a होता है इसका सेमी मेजर एक्सिस। क्लियर? फिलहाल r क्या है? r is the mean distance of the planet from the sun, t is the time period of revolution of the planet around the sun। क्लियर है? इस तरीके से अब एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट यहां पर आता है, एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है कि न्यूटन साहब को आखिर कैसे पता चला कि हमारा जो ग्रेविटेशन का लॉ है वो इनवर्स स्क्वायर लॉ है। अब बात आई सर ये इनवर्स स्क्वायर लॉ क्या होता है? प्यारे बच्चों, आप लोगों ने पढ़ा है कि अगर कोई भी दो ऑब्जेक्ट्स हैं पूरे यूनिवर्स में, अगर ये पहला ऑब्जेक्ट है मान लो m1 मास का, ये दूसरा ऑब्जेक्ट है बच्चों m2 मास का, इनके बीच का डिस्टेंस r है, तो इन दोनों के बीच का जो फोर्स होता है वो कैपिटल G m1 m2 अपॉन r स्क्वायर होता है। मतलब अगर यहां पर हम ध्यान से ऑब्जर्व कर रहे हैं तो फोर्स प्रोपोर्शनल टू 1/r स्क्वायर होता है, और फोर्स अगर प्रोपोर्शनल टू 1/r स्क्वायर है तो इसी को हम लोग बोलते हैं इनवर्स स्क्वायर लॉ। इनवर्स स्क्वायर लॉ, F प्रोपोर्शनल टू 1/r स्क्वायर। तो इनवर्स स्क्वायर लॉ का क्या लॉजिक है ना, ये कैसे पता चला न्यूटन को कि F प्रोपोर्शनल टू 1/r स्क्वायर होता है? तो आइए इस कॉन्सेप्ट को हम लोग डिराइव करते हैं। ये इनको थर्ड लॉ से ही पता चला था, जो अभी थर्ड लॉ हम लोगों ने पढ़ा ना, उसी के बेसिस पर इनको आइडिया लगा था कि F प्रोपोर्शनल टू 1/r स्क्वायर होता है। आइए देखते हैं। द स्टेटमेंट मेड बाय न्यूटन इन हिज यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन दैट force between the two body is inversely proportional to square of the distance between them is called inverse square rule। इसी रूल को प्यारे बच्चों क्या कहते हैं हम लोग? It is known as inverse square rule। इनवर्स स्क्वायर रूल का सिंपल मतलब F प्रोपोर्शनल टू 1/r स्क्वायर। अब बात आई न्यूटन साहब को ये बात कहां से दिमाग में आई? तो उनको आया केपलर साहब के थर्ड वाले लॉ को देखकर ये बात दिमाग में। क्या सोचा? देखो, न्यूटन गॉट द आइडिया ऑफ इनवर्स स्क्वायर लॉ फॉर द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन द टू बॉडीज बाय अप्लाइंग केपलर्स थर्ड लॉ to the orbit of the planet around the sun। An important assumption made in this purpose is that orbit of the planet around the sun is circular। न्यूटन ने सर्कुलर ऑर्बिट मान करके ये फॉर्मूला बनाया था F प्रोपोर्शनल टू 1/r स्क्वायर। क्लियर? तो उन्होंने एक अजम्पशन माना है। अजम्पशन प्यारे बच्चों मतलब एक हमने कल्पना ऐसा किया, ऐसा हमने सोचा कि प्लैनेट जो है वो एक सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व करता है। मतलब प्लैनेट का जो ऑर्बिट है दैट ऑर्बिट इज लाइक दिस। इस तरह के ऑर्बिट में प्लैनेट रिवॉल्व कर रहा है और इसके सेंटर पर प्यारे बच्चों, इसके सेंटर पर यहां कहीं पर मान लो सन, ये सन है, ठीक, यहां कहीं पर सन है और हमारा जो प्लैनेट है वो यहां कहीं रहा होगा। ये हमारा प्लैनेट हो गया, ये प्लैनेट है, ये सन है और ये किसी इस तरह के सर्कुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है। ये रेडियस है, उन्होंने कहा ये रेडियस है, ये इसकी अपनी स्पीड है। इस तरह के ऑर्बिट में रेवोल्यूशन उन्होंने माना है। अब भाई अगर सर्कुलर पाथ में आप किसी भी ऑब्जेक्ट को रिवॉल्व करना चाहते हो प्यारे बच्चों, तो मैंने अभी जब फर्स्ट चैप्टर आपको पढ़ाया था मोशन वाला, तो वहां सबसे लास्ट में सर्कुलर मोशन पढ़ाया था। आपको मैंने वहां पर ये पॉइंट क्लियर किया था कि सर्कुलर मोशन में बना के रखना है तो वहां पर एक फोर्स होना चाहिए टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द पाथ, जिसका नाम होता है प्यारे बच्चों सेंट्रीपिटल फोर्स। अगर ऑब्जेक्ट को सर्कुलर पाथ में रखना है तो एक सेंट्रीपिटल फोर्स, एक सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन 100% जरूरी है। बिना इसके आप ऑब्जेक्ट को सर्कुलर मोशन में भाई साहब बना के रख ही नहीं सकते हैं। तो अगर ऑब्जेक्ट ऐसे घूम रहा है सर्कुलर पाथ में, देयर मस्ट बी अ फोर्स टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द पाथ, तो सेंटर की तरफ फोर्स होना चाहिए। तो देखो, कंसीडर अ प्लैनेट ऑफ मास m, प्लैनेट है जिसका मास m है,
consider a planet of mass m moving with the velocity v around the sun in circular orbit of radius r. स्पीड v है, रेडियस उनकी r है. सेंट्रीपिटल फोर्स उसके ऊपर लगेगा. सेंट्रीपिटल फोर्स जो होगा, दैट सेंट्रीपिटल फोर्स, उसका फॉर्मूला होता है प्यारे बच्चों mv²/r. सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला है ये, है ना. इसका मतलब यहां से क्या पता चला कि फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू v²/r, क्योंकि मास कैसा होता है प्यारे बच्चों, कांस्टेंट होता है, बिकॉज मास इज कांस्टेंट. तो बेटा मास कांस्टेंट है, इसलिए इन्होंने बोला कि जो फोर्स है वो प्रोपोर्शनल टू mv²/r होगा. तो उन्होंने बोला F प्रोपोर्शनल टू v²/r हो जाएगा, क्योंकि m जो मास है प्यारे बच्चों वो कांस्टेंट है. अच्छा जी, अब अगर वो सर्कुलर पाथ में घूम रहा है, सर्कुलर पाथ में घूम रहा है, तो आप ध्यान से देखो, सर्कुलर पाथ में घूम रहा है तो टाइम पीरियड का फॉर्मूला होगा ना, टोटल डिस्टेंस अपॉन स्पीड. टोटल डिस्टेंस कितना होता है 2πr, और स्पीड कितनी है उसकी v के बराबर है. तो आप चेक करो, उन्होंने लिखा कि जो स्पीड उसकी है वो 2πr/t के बराबर है, या टाइम पीरियड जो होगा वो 2πr/स्पीड v के बराबर होगा. एक ही बात है ना, स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम. डिस्टेंस एक पूरे में कितना होता है 2πr सरकमफेरेंस के बराबर, और टाइम कितना लगता है कैपिटल T. तो उन्होंने कहा कि भाई ये जो स्पीड है, ये स्पीड तो रेडियस अपॉन टाइम पीरियड के बराबर है, लेकिन पीछे क्या था v²/r. ठीक, तो उन्होंने भी क्या कर लिया, इसको स्क्वायर कर लिया. तो उन्होंने कहा कि चलो ठीक है, अगर v प्रोपोर्शनल टू r/t है तो v² प्रोपोर्शनल टू r²/t² हो जाएगा. क्लियर. लेकिन यहां पर देखो क्या था, v²/r था, अभी r से डिवाइड करना बाकी है भाई. v² के बारे में हमें पता चल गया. क्लियर. अब उन्होंने क्या किया, फिर r का डिवाइड भी कर लिया, यहां पर r का मल्टीप्लाई और r का डिवाइड कर लिया. जैसे ही r का मल्टीप्लाई किया, ध्यान से देखो, r का मल्टीप्लाई किया तो ऊपर r³ बनेगा और नीचे t² × r बनेगा. तो देखो r³ और t² × r बन गया. क्लियर. बट केपलर साहब का लॉ क्या कहता है, केपलर साहब का लॉ कहता है t² इज प्रोपोर्शनल टू r³. तो यहां से मिल गया हमको t² इज इक्वल टू k टाइम्स r³, है ना, कांस्टेंट हो गया. तो ये पता चल गया हम लोगों को कि भाई r³ अपॉन t², r³ अपॉन t² तो 1/k यानी कि कांस्टेंट के बराबर होता है, इट इज इक्वल टू कांस्टेंट. ये बात पता चल गई. तो अगर ये पूरा कांस्टेंट है रेशियो, तो v² सीधे सीधे प्रोपोर्शनल टू क्या हो गया 1/r. v² प्यारे बच्चों प्रोपोर्शनल टू क्या हो गया 1/r. लेकिन वहां पर हम लोगों ने क्या देखा था कि भाई जो फोर्स होता है, फोर्स जो होता है, दैट फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू v²/r, और v² खुद प्रोपोर्शनल है 1/r के. तो ये तो खुद ही 1/r के प्रोपोर्शनल है, और यहां पर एक r और नीचे था, तो ओवरऑल 2r हो गए नीचे. तो ये आपका बन गया फोर्स प्रोपोर्शनल टू 1/r². फोर्स F प्रोपोर्शनल टू 1/r². प्यारे बच्चों फिर से मैं बता रहा हूं, ध्यान से समझिएगा इन्होंने क्या एक्सप्लेन किया और उन्होंने कैसे एक्सप्लेन किया, इस चीज को जरा देखिए. इन्होंने कहा कि भैया अगर आप किसी प्लैनेट को ये देखो, मान लो, ठीक, ये प्लैनेट है, मतलब ये जो है हमारा सन है. जस्ट अ मिनट. हाँ जी, हाँ, ये हमारा सन है. ठीक, और बिल्कुल इसी तरीके से ये हमारा एक मान लो छोटा सा प्लैनेट है. ठीक, प्लैनेट है. सन और प्लैनेट के बीच का उन्होंने बोला ये डिस्टेंस है. प्लैनेट की उन्होंने बोला ये मान लो स्पीड टेंजेंशियल होती है ना, तो उन्होंने कहा ये है सन, ये है आपका प्लैनेट. ठीक बच्चों, देखो मैं सिर्फ डायग्राम बना के ऐसे समझाने की कोशिश तुम्हें कर रहा हूं कि अच्छे से समझ में आ जाए. ये ज्यादा दिमाग मत चलाना कि सर सन तो बहुत बड़ा होता है, सर प्लैनेट तो छोटा होता है. बात तुम्हारी सही है ना, लेकिन बिल्कुल इसमें कंफ्यूज मत होना बेटा, सिर्फ डायग्राम बनाया है जस्ट कि आपको समझ में आ जाए, है ना. ये V है, ये R है. क्लियर. अब यहां पर अगर किसी भी ऑब्जेक्ट को प्यारे बच्चों
अगर आपको सर्कुलर मोशन में बना के रखना है, फॉर सर्कुलर मोशन, ऑब्जेक्ट को प्यारे बच्चों अगर सर्कुलर मोशन में बना के रखना है तो देयर मस्ट बी अ सेंट्रीपिटल फोर्स, देयर मस्ट बी अ सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स जो हमारा होता है F, दैट इज इक्वल टू mv² बाई r। मास तो कांस्टेंट होता ही है, इसका मतलब फोर्स प्रोपोर्शनल टू v² बाई r होता है, फोर्स प्रोपोर्शनल टू v² बाई r होता है। ठीक है भाई, इक्वेशन 1 हो गई हमारी। अब यहां पर अगर मैं बात करूं आपसे स्पीड का, तो स्पीड बराबर हो जाएगा ना डिस्टेंस अपॉन टाइम। भाई इनकी स्पीड कितनी है, तो दैट विल बी डिस्टेंस डिवाइडेड बाई टाइम। अगर मैं एक पूरे रेवोल्यूशन की बात करूं तो जो टाइम लगने वाला है वही टाइम पीरियड होता है, तो टाइम पीरियड तो कैपिटल टी हो गया, है ना। और कितना डिस्टेंस वो ट्रेवल करेगा एक पूरे टाइम पीरियड में, दैट डिस्टेंस विल बी इक्वल टू सर्कमफेरेंस, यानी कि दैट विल बी इक्वल टू 2 पाई r। तो v की वैल्यू हो गई बच्चों 2 पाई r, तो v प्रोपोर्शनल टू हो गया ना r अपॉन t, रेडियस अपॉन टाइम पीरियड। तो v² हमारा प्रोपोर्शनल टू हो गया r² बाई t²। अब कहोगे सर v² क्यों कर दिया आपने? भाई इसलिए कर दिया क्योंकि बेटा यहां पर v² चाहिए था। क्लियर? उसमें भी इसको 2 मानने की बजाय उसमें भी आप क्या करें, क्योंकि यहां पर v² बटे r भी है, तो यहां पर हम r लाने की कोशिश डिनोमिनेटर में करते हैं। भाई कैसे होगा, r का मल्टीप्लाई करो r³ बनेगा और नीचे भी फिर r आ जाएगा अपने आप। क्लियर? r का मल्टीप्लाई r का डिवाइड कर दिया। इसको बनाओ इक्वेशन नंबर 2 कि भाई जो v² हमारा है वो r³ बाई t² r के बराबर है। अब फ्रॉम केपलर्स थर्ड लॉ, केपलर साहब के प्यारे बच्चों थर्ड लॉ से अगर मैं ऑब्जर्व करूं तो केपलर साहब का थर्ड लॉ कहता है कि भाई r³ जो है वो प्रोपोर्शनल टू t² है, तो r³ इज इक्वल टू k टाइम्स t²। सो वी कैन राइट r³ अपॉन t² इज इक्वल टू k, विच इज इक्वल टू कांस्टेंट। इक्वेशन नंबर 3। अब आप लोग ध्यान से देखो, r³ अपॉन t² जो कि चांस की बात है बना है यहां पर, ये रेशियो तो हमेशा कांस्टेंट होता है। और भाई साहब प्रोपोर्शनलिटी अगर लगाते हैं प्यारे बच्चों, तो सिर्फ वेरिएबल्स की बात किया जाता है, कांस्टेंट की वहां बात नहीं की जाती है ना। जैसे अगर मान लो तुम लिख रहे हो f बराबर ma और हम लिख रहे हैं f प्रोपोर्शनल टू a, इसका मतलब बेटा ये तभी वैलिड होता है बिकॉज मास इज कांस्टेंट। भाई अगर मास कांस्टेंट है तभी हम बोलेंगे फोर्स प्रोपोर्शनल टू एक्सेलरेशन। क्लियर? इवन हम तो ऐसा भी बोल सकते हैं f प्रोपोर्शनल टू मास, लेकिन उसके लिए एक्सेलरेशन कैसा होना चाहिए? कांस्टेंट। कहने का मतलब अगर प्रोपोर्शनलिटी की बात करते हो तो रिमेनिंग जो चीज है दैट मस्ट बी कांस्टेंट। क्लियर? आई होप आपको ये मेरा पॉइंट समझ में आया होगा। कहने का मतलब जब प्रोपोर्शनलिटी की आप बात करते हो तो फिर कांस्टेंट का वहां कोई काम नहीं होता, हटाओ उसको। So from equation 2 and 3, 2 और 3 की अगर मैं बात करूं, इसकी और इसकी मैं बात करूं, तो v² जो होता है प्यारे बच्चों प्रोपोर्शनल टू r³ अपॉन t² तो कांस्टेंट हो गया, हटाओ, केवल क्या बचा 1/r। क्या बचा भाई? 1/r। प्यारे बच्चों अब देखो ध्यान से, देखो प्रोपोर्शनलिटी जब हटता है ना तो अपने आप कांस्टेंट आता है, तो ये सब जो कांस्टेंट वगैरह हटा है सब अपने आप आ जाएगा। जब प्रोपोर्शनलिटी हटाओगे तो कांस्टेंट आता है ना, वही कांस्टेंट हम यहाँ पे रख देंगे। क्लियर? तो ये पॉइंट तो बिल्कुल ठीक है। हाँ सर समझ में आ गया। चलो इक्वेशन नंबर 4 बनाते हैं इसको। ठीक, दूसरी बात अब ध्यान से समझना जरा यहाँ पर, भाई जो फोर्स था फ्रॉम इक्वेशन 1 जो फोर्स था that was proportional to v² by r, और v² खुद प्रोपोर्शनल टू है 1/r। बेटा 1/r उसका 1/r पहले से नीचे था तो क्या बन जाएगा 1/r²।
तो फोर्स प्रोपोर्शनल टू 1/r। प्यारे बच्चों, ये हमारे पास आ गया है, ये हमारे पास आ गया है F प्रोपोर्शनल टू 1/r स्क्वायर। क्लियर है? दिस इज आर इनवर्स स्क्वायर लॉ। ठीक, चलो, तो न्यूटन साहब के थर्ड लॉ ऑफ मोशन और ग्रेविटेशन की बात करते हैं। आखिर दोनों में क्या कॉमन है, क्या सिमिलरिटी है, कैसे सपोर्ट करता है कि नहीं करता है, देखते हैं। न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन ऑल्सो होल्ड्स गुड फॉर द फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन। फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन के लिए न्यूटन का थर्ड लॉ हमारा वैलिड है। न्यूटन साहब का थर्ड लॉ क्या कहता है? टू एवरी एक्शन देयर इज ऑलवेज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। मतलब अगर अर्थ हमको अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है ड्यू टू ग्रेविटी, तो हम भी अर्थ को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे हैं, है ना? M1 वाला मास M2 को अट्रैक्ट कर रहा है, तो M2 वाला मास M1 को भी अट्रैक्ट कर रहा है, दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं। बस मैटर ये है कि जो ज्यादा भारी है वो हल्के वाले को खींच ले जाता है, हल्का वाला भारी वाले को खींच नहीं पाता है। क्यों नहीं खींच पाता? क्योंकि वो एक्सेलरेशन नहीं प्रोवाइड कर पाता। ये बिल्कुल वही हाथी और चींटी वाली बात हो गई कि हाथी चाहे तो हमको खींच सकता है, लेकिन हम हाथी को भाई साहब नहीं खींच सकते। हाथी 100 न्यूटन का फोर्स लगाएगा तो हम खींचे चले जाएंगे, और हम 100 न्यूटन का लगाएंगे तो भाई साहब उसकी सेहत पे फर्क ही नहीं पड़ेगा, है ना? वही वाली बात यहां पर है कि दोनों ऑब्जेक्ट्स एक दूसरे पर ग्रेविटेशन लगाते हैं। दिस मींस दैट when earth exerts a force of attraction on the object, then object also exerts an equal force on the earth in opposite direction. ऑब्जेक्ट भी अर्थ के ऊपर एक फोर्स लगाता है प्यारे बच्चों, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में लगाता है। Hence even a falling object attracts the earth towards itself. कोई ऑब्जेक्ट जब नीचे गिर रहा होता है तो वो भी अर्थ को अपनी तरफ खींच रहा होता है, लेकिन वो खींच नहीं पाता है क्योंकि उतना इफेक्टिव एक्सेलरेशन वहां पर क्रिएट नहीं होता, प्रैक्टिकली दिखाई नहीं पड़ता, बट फोर्स लगता है। यस, न्यूटन का थर्ड लॉ यहां पर भी प्यारे बच्चों वैलिड है। क्लियर है? आ जाइए आगे बढ़ते हैं, फ्री फॉल की बात करते हैं। फ्री फॉल का मतलब ये हो गया कि अगर कोई ऑब्जेक्ट यहां से गिराया जाए और वो अर्थ सरफेस की तरफ गिर रहा है, फ्रीली गिर रहा है, तो उसका कारण ये है कि अर्थ इस ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है, और अर्थ जिस फोर्स से ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है प्यारे बच्चों, उस फोर्स को बोलते हैं वेट। वेट इज दैट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ड्यू टू विच द अर्थ अट्रैक्ट्स द ऑब्जेक्ट टुवर्ड्स इट्स सेंटर। अर्थ उसको अपने सेंटर की तरफ इसी फोर्स की वजह से अट्रैक्ट करती है। अब देखो फ्री फॉल क्या है भाई साहब? द फॉलिंग ऑफ अ बॉडी फ्रॉम हाइट टुवर्ड्स द अर्थ अंडर the gravitational force of the earth with no other forces acting on it is called free fall. मतलब जब ऑब्जेक्ट नीचे गिर रहा हो और केवल ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा हो और कोई फोर्स ना लग रहा हो, तो उसको हम लोग बेटा बोलते हैं फ्री फॉल। सच अ बॉडी इज कॉल्ड फ्रीली फॉलिंग बॉडी। फ्रीली गिरने वाली बॉडी, फ्रीली फॉलिंग बॉडी उसको कहा जाता है। द एक्सेलरेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट फॉलिंग फ्रीली टुवर्ड्स द अर्थ does not depend on mass of the object. मास पर वो डिपेंड नहीं करता है बेटा। कोई भी ऑब्जेक्ट अगर ऐसे नीचे गिरता है तो उसका एक्सेलरेशन जो होता है वो प्लस जी के बराबर होता है। अभी इसकी बात हम लोग आगे करने वाले हैं, विच इज 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्लियर? तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितना होता है? 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब उसी की बात आ गई कि भैया ये एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या है ना? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या है? देखो थ्योरेटिकली पहले समझ लो, बाकी फार्मूला तो आपको समझा ही देंगे। When an object is dropped from some height, its velocity increases at a constant rate. In other words, when an object is dropped from some height, uniform acceleration is produced in it by the gravitational pull of the earth. जब कोई ऑब्जेक्ट नीचे गिरता है तो उसके ऊपर एक यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड होता है, उसकी वेलोसिटी लगातार बढ़ती चली जाती है, क्योंकि जहां से उसको ड्रॉप करते हैं बोलो वहां वेलोसिटी जीरो है, और जब वो नीचे पहुंचता है तो किसी वेलोसिटी के साथ पहुंचता है, इसका मतलब वेलोसिटी बढ़ रही है। एंड दिस एक्सेलरेशन डज नॉट डिपेंड ऑन द मास ऑफ द फॉलिंग ऑब्जेक्ट। मास पर डिपेंड नहीं करता। क्यों नहीं करता? अभी आगे हम लोग बात करेंगे, इसको डिराइव कर रहे हैं। द यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड इन अ फ्रीली फॉलिंग बॉडी ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ इज नोन एज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी।
ठीक, जी से डिनोट करते हैं और इसी को एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कहते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पूछा जाता है व्हाट इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, तो देखो लिखा है द यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड इन अ फ्रीली फॉलिंग बॉडी ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। स्मॉल जी से प्यारे बच्चों डिनोट करते हैं और स्मॉल जी की जो वैल्यू होती है दैट इज 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मैटर ये है कि सर ये कहां से आया, अच्छा भाई देखो बताते हैं आपको। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बता रहे हैं व्हेन अ बॉडी इज ड्रॉप्ड फ्रीली, अगर हम लोग किसी भी एक ऑब्जेक्ट को प्यारे बच्चों ड्रॉप करते हैं तो इनिशियल स्पीड 0 होती है और जब वो नीचे की तरफ गिरता है तो कारण है अर्थ उसको अपनी तरफ खींच रहा होता है। ऐसे में इस ऑब्जेक्ट का एक्सेलरेशन प्लस जी के बराबर होता है, यानी कि प्लस का 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। लेकिन सेम उसी ऑब्जेक्ट अगर मैं नीचे से ऊपर फेंकता हूं, अब भाई नीचे से ऊपर फेंक रहे हो तो कुछ ना कुछ तो इनिशियल स्पीड रही होगी, तो यू स्पीड से फेंकेंगे। टॉप मोस्ट पॉइंट पर प्यारे बच्चों इसकी फाइनल स्पीड हमेशा 0 के बराबर होती है। तो यहां पर देखो इस कंडीशन में स्पीड इनिशियली 0 थी, बाद में बढ़ रही थी, यहां कुछ ना कुछ v के बराबर होगा, तो यहां पर स्पीड लगातार बढ़ रही है। लेकिन यहां पर क्या था, इनिशियल स्पीड कुछ थी बट फाइनल 0 है, तो यहां पर स्पीड लगातार घट रही है। ऐसे में ऑब्जेक्ट रिटार्डेशन में होता है, डिसेलरेशन में होता है और उसका एक्सेलरेशन होता है -9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ऑब्जेक्ट नीचे जा रहा है तो पॉजिटिव एक्सेलरेशन है, ऊपर जा रहा है तो निगेटिव एक्सेलरेशन, ऐसे इस तरीके से। नेक्स्ट देखिए वेरिएशन ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, वो 9.8 कहां से आया अब उसकी बात हम लोग आगे करने वाले हैं। फिलहाल आपको बता रहे हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो है वो किस तरीके से चेंज होता है। तो बेटा अर्थ सरफेस पर अगर आप इक्वेटर पर हो, आप पोल पर जा रहे हो तो वहां भी चेंज आएगा। अर्थ सरफेस से ऊपर जा रहे हो वहां भी चेंज आएगा। अर्थ सरफेस के अंदर जा रहे हो वहां भी चेंज आएगा। इवन अर्थ की रोटेशनल स्पीड जो होती है, जिसमें वो अर्थ अपनी एक्सिस के अबाउट रिवॉल्व करता है ना, उस स्पीड पर भी वो डिपेंड करता है। लेकिन आपके सिलेबस में बहुत ज्यादा डेप्थ में नहीं है, आपको बस नॉर्मली पता होना चाहिए। The value of acceleration due to gravity small g is not constant. G is not constant at all places on earth. अर्थ पर हर प्लेस पर g की वैल्यू कांस्टेंट नहीं होती है। दिस इज ड्यू टू द फैक्ट दैट अर्थ इज नॉट अ परफेक्ट स्फीयर। हम लोग ने अज्यूम कर लिया था ना कि वो एक, न्यूटन साहब ने अज्यूम किया था ना कि एक वो सर्कुलर होता है, लेकिन अर्थ सर्कुलर या स्फेरिकल नहीं होता है, अर्थ का शेप अलग है। सो द वैल्यू ऑफ द रेडियस आर इज नॉट सेम एट ऑल प्लेसेस ऑन इट्स सरफेस। सिंस रेडियस ऑफ द अर्थ एट पोल्स इज मिनिमम, पोल्स पर रेडियस मिनिमम होती है, इसलिए वैल्यू ऑफ द जी एट पोल्स विल बी मैक्सिमम। ठीक, चलो अच्छा अब इसकी बात आ गई तो मैं आपको समझा ही देता हूं। ध्यान से देखो बेटा, ये हमारा अर्थ है और ये मान लो कोई एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास m है, अर्थ का मास है मान लो me। ठीक, तो अब इन दोनों ऑब्जेक्ट्स के बीच का अगर मैं फोर्स आपसे पूछूं तो दैट फोर्स इज कैपिटल G, मास ऑफ अर्थ, मास ऑफ द ऑब्जेक्ट अपॉन डिस्टेंस का होल स्क्वायर। क्लियर? और यही फोर्स प्यारे बच्चों mg भी कहलाता है, ऑब्जेक्ट का वेट। भाई अर्थ किसी ऑब्जेक्ट पर जो फोर्स लगाए वही तो ग्रेविटी है, वही तो उसका अपना वेट है, तो अर्थ ने इसको अपनी तरफ खींचा होता है ना mg फोर्स की वजह से, वेट की वजह से, तो अर्थ उसको अपने सेंटर की तरफ mg की वजह से खींच रहा है। m से m देखो कैंसिल हुआ। स्मॉल g की जो वैल्यू है वो कैपिटल G, मास ऑफ अर्थ अपॉन रेडियस ऑफ अर्थ का होल स्क्वायर, इतने के बराबर होता है। अब आप कहोगे सर ये सर स्मॉल m और कैपिटल M के बीच का डिस्टेंस सर r होता है, बिल्कुल सही है। यहां फॉर्मूले में जो r है वो मास और अर्थ के बीच का ही डिस्टेंस होता है ना, बिल्कुल सही बात है। लेकिन प्यारे बच्चों आप सोचो, आप अर्थ सरफेस से कितना ऊपर तक जा सकते हो, कितना ऊपर आप जाओगे? आप एरोप्लेन में भी जा रहे हो तो अर्थ सरफेस से भाई 5000 फीट ऊपर जाओगे, 10,000 फीट ऊपर जाओगे, और कितना ऊपर जाओगे, है ना। इसका मतलब क्या होता है, अर्थ की जो रेडियस होती है प्यारे बच्चों, अर्थ की रेडियस होती है 6400 किलोमीटर, कितनी होती है 6400 किलोमीटर। उसके कंपैरिजन में भाई हम लोग कितना ऊपर जाएंगे अर्थ सरफेस से, आप सोचो। जो हाइट हम ऊपर जाएंगे ज्यादा से ज्यादा 50 किलोमीटर ऊपर जाएंगे,
इससे ज्यादा ऊपर थोड़ी जाएंगे। 50 किलोमीटर वर्टिकली बहुत होता है, 50 किलोमीटर 100 किलोमीटर जाएंगे, इससे ज्यादा तो नहीं जाएंगे ना। 6400 किलोमीटर के कंपैरिजन में वो 50 किलोमीटर 60 किलोमीटर भी बहुत छोटा है। तो प्यारे बच्चों, ये जो हाइट है, ये वाली जो हाइट है, ये नेग्लिजिबल है। क्लियर? तो इसको मैं ओवरऑल रेडियस ऑफ अर्थ ही मान सकता हूं। इसलिए मैंने बोला कि स्मॉल जी जो है वो कैपिटल जी मास ऑफ अर्थ अपॉन रेडियस ऑफ अर्थ का स्क्वायर होता है। अब आप सोचो, अगर अर्थ का रेडियस बढ़ेगा तो जी की वैल्यू घटेगी। जहां भी अर्थ का रेडियस ज्यादा होगा वहां पर जी की वैल्यू कम होगी, और जहां भी अर्थ का रेडियस कम होगा वहां पर जी की वैल्यू ज्यादा होगी। मैटर ये है कि अर्थ हमारा ऐसा तो है नहीं, अर्थ हमारा है ऐसा। ठीक, ये इक्वेटर है, ये इक्वेटर लाइन होती है, ये पोल्स होते हैं ना, यहाँ पे नॉर्थ और यहाँ पे साउथ, तो ये पोलर लाइन हो गई, समझ लो पोल्स हो गए यहाँ पे। अब आप देखो इक्वेटर वाली जो रेडियस है वो ज्यादा है, तो इक्वेटर पर जी की वैल्यू कम है। तो देखो लिखा है द वैल्यू ऑफ, कह रहे हैं रेडियस जो है, अच्छा पोल्स की बात कर रहे हैं, ठीक है, हम लोग इक्वेटर की बात कर रहे हैं। इक्वेटर पर रेडियस ज्यादा है इसलिए जी की वैल्यू कम है। पोल्स पर देखो रेडियस कम है इसलिए जी की वैल्यू ज्यादा है। देखो लिखा है पोल्स पर रेडियस कम है इसलिए जी की वैल्यू ज्यादा है। ऐसे ही रेडियस ऑफ द अर्थ इज मैक्सिमम एट इक्वेटर, सो द वैल्यू ऑफ जी इज मिनिमम एट द इक्वेटर। अब आई थिंक आपको पॉइंट समझ में आया होगा, बात समझ में आई होगी, क्योंकि स्मॉल जी जो होता है वो कैपिटल जी मास ऑफ अर्थ अपॉन रेडियस ऑफ अर्थ के स्क्वायर के बराबर होता है। अब अगला पॉइंट देखो क्या है जो मैंने आपको बताया था। एज वी गो अप फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ, जैसे ही आप अर्थ की सरफेस से ऊपर जाते हो, देखो थोड़ा मोड़ा ऊपर जाओगे तब तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप अर्थ सरफेस से पता चला 500 किलोमीटर ऊपर चले गए, 1000 किलोमीटर ऊपर चले गए, 5000 किलोमीटर ऊपर चले गए, तो अब क्या होगा? अब अगर आप अर्थ सरफेस से बहुत ऊपर जा रहे हो तब फिर भाई इस बार फिर वो एच, ये वाला जो एच है वो नेग्लिजिबल नहीं होगा, है ना। तो आप क्या लिखोगे? आर ई प्लस एच, रेडियस ऑफ अर्थ तो ये हो गया 6400 किलोमीटर, प्लस जितना ऊपर आप अर्थ सरफेस से जा रहे हो वाली हाइट भी हम फिर लेंगे, उसको भी हम रखेंगे। इसका मतलब अगर डिनोमिनेटर बढ़ेगा तो जी की वैल्यू घटेगी। तो प्यारे बच्चों, अगर अर्थ सरफेस से काफी ऊपर हम लोग चले जाएं, द वैल्यू ऑफ जी विल डिक्रीज, जी की वैल्यू जो है वो डिक्रीज होगा, क्योंकि वहां पर रेडियस की वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी। क्लियर? नेक्स्ट, द वैल्यू ऑफ जी ऑल्सो डिक्रीजेस एज वी गो डाउन इनसाइड द अर्थ। अगर हम अर्थ सरफेस के अंदर जाएं तो प्यारे बच्चों वहां भी जी की वैल्यू घटती है, इट बिकम्स जीरो एट द सेंटर ऑफ अर्थ। मतलब जी की वैल्यू, स्मॉल जी की वैल्यू एट सेंटर ऑफ अर्थ इज इक्वल टू जीरो। अर्थ के सेंटर पर स्मॉल जी की वैल्यू प्यारे बच्चों जीरो होती है। द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज मैक्सिमम ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ, इट डिक्रीजेस गोइंग अबव और बिलो द सरफेस ऑफ द अर्थ। अर्थ सरफेस पर ही जी की वैल्यू मैक्सिमम है, ऊपर जाने पर नीचे जाने पर वैल्यू जो है डिक्रीज होती है। देखो इस पॉइंट को तो आप समझ गए होंगे कि आप अर्थ सरफेस से ऊपर जाओगे हाइट बढ़ेगा। ये वाला पॉइंट शायद आपको समझ में नहीं आया होगा कि अर्थ सरफेस के अंदर जाने पर आखिर क्या मैटर हो रहा है। तो प्यारे बच्चों, जब आप 11th में आएंगे तो आप हम लोग इन डेरिवेशंस को करेंगे, या मैं कभी लाइव क्लास जब ले रहा हूँ तो मैं आपको ये डेरिवेशन करके दिखाऊंगा। वैसे आउट ऑफ सिलेबस है, लेकिन फिर भी अगर आप लोग उस समय कहोगे तो मैं आपको वो करके दिखाऊंगा। बट अभी फिलहाल वहां जाने का रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि आउट ऑफ सिलेबस, आउट ऑफ ट्रैक जाकर बात करने का कोई लॉजिक नहीं होता। क्लियर है? आ जाइए हम लोग कुछ एक दो क्वेश्चंस पहले करते हैं। कहा जा रहा है कैलकुलेट वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द सरफेस ऑफ मून। मास ऑफ मून हमें गिवन है, रेडियस ऑफ मून हमें गिवन है, और कैपिटल जी की वैल्यू गिवन है। अच्छा देखो बेटा, अगर स्मॉल जी कैलकुलेट करना है तो वो होता है कैपिटल जी मास ऑफ द प्लैनेट अपॉन रेडियस ऑफ द प्लैनेट का होल स्क्वायर। जब हम बात अर्थ की कर रहे थे तो मास अर्थ का था, रेडियस अर्थ का था। अब अगर हम बात कर रहे हैं मून की तो मास भी मून का होगा और रेडियस भी मून का होगा। कैपिटल जी हम लोग जानते हैं कितना होता है, 6.7 इंटू 10 टू द पावर -11। मास ऑफ मून कितना है, 7.4 इंटू 10 टू द पावर 22 डिवाइडेड बाई रेडियस ऑफ मून कितना है, 1740 किलोमीटर है। मीटर में कन्वर्ट करेंगे, 10 की पावर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे और उसका भी क्या करना है हमको, स्क्वायर।
देखो क्वेश्चन काफी कैलकुलेटिव है, तो मैं भी कैलकुलेटर जो है वो ऑन कर लेता हूं। कैलकुलेटर ऑन कर लेते हैं भाई, ताकि आप इजीली उसको समझ पाए और हम लोग एग्जैक्ट आंसर तक पहुंच पाए। ठीक है, एग्जैक्ट आंसर तक हम लोग पहुंच पाए। जस्ट अ मिनट, चलिए जस्ट अ मिनट। हाँ जी, हाँ जी, तो ज्यादा ही बड़ा आ रहा है कैलकुलेटर तो, चलो ठीक है, काम चलाते हैं हम लोग पहले। हाँ चलो, हाँ देखो 6.7 इंटू 7.4, तो 6.7 इंटू 7.4 मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग, मल्टीप्लाई कर लिया हम लोगों ने, ठीक। डिवाइडेड बाई 1740, ये डिवाइड किया, अगेन क्योंकि स्क्वायर था, डिवाइडेड बाई 1740, ठीक। तो ये तो खैर एक्सपोनेंट में कन्वर्ट हो गया, तो आप लोग एक्सपोनेंट तो अभी समझ नहीं पाओगे, कोई बात नहीं, मैं नॉर्मली इसको करता हूं, 6.7 मल्टीप्लाइड बाई 7.4, ये हम लोगों ने मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया 49.58 मल्टीप्लाइड बाई 10 की पावर, देखो 22 है, यहां पर -11 है तो प्लस का 11 बनेगा, डिवाइडेड बाई, इसको हम लोग लिख सकते हैं ना 1.74 इंटू, अगर यहां पे मैं पॉइंट लगाऊंगा तो मुझे 1000 का मल्टीप्लाई करना पड़े तो 10 की पावर 6 बनेगा, 10 की पावर 6 बनेगा, और स्क्वायर करोगे तो 10 की पावर 12 बन जाएगा, है ना। तो बनेगा 1.74 का होल स्क्वायर। ध्यान से देखो भाई, 1740 का स्क्वायर था तो हमने इसको लिख दिया 1.740 इंटू 1000 पहले से था, 10 की पावर 6 हुआ, 6 का स्क्वायर किया 12 हुआ, क्लियर, ऐसा हम लोग लिख सकते हैं। सो 58 था, डिवाइडेड बाई 1.74, फिर जो आया डिवाइडेड बाई 1.74, डिवाइड कर लिया हमने, ये आ गया, सो दैट इज 16.38, ठीक, और ये बनेगा डिवाइडेड बाई 10, यानी कि 1.638 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। भाई एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, तो ओवरऑल है तो एक्सेलरेशन ही, है ना, है तो एक्सेलरेशन ही, सो दैट इज 1.638 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और प्यारे बच्चों, अगर आप इसको ऑब्जर्व करोगे ना, तो g की वैल्यू मून पर जो होती है दैट इज इक्वल टू g की वैल्यू अर्थ पर डिवाइडेड बाई 6। अगर ऑब्जर्व, तो मतलब ये थोड़ा सा मैं आपको एक्स्ट्रा बता रहा हूं, अगर आप ऑब्जर्व करते हो तो देखो ये ऐसा निकल करके आएगा, है ना, ये ऐसा निकल करके आएगा। ध्यान से देखिएगा आप लोग, ध्यान से देखिएगा, हमको क्या यहां पर शो करना है, g की वैल्यू अर्थ पर ले लो, g की वैल्यू अर्थ पर ले लो, g की वैल्यू अर्थ पर कितनी होती है 9.8 डिवाइडेड बाई, जैसे ही आप डिवाइड करोगे देखो 1.633 ऐसा आ रहा है, और ये भी वैल्यू कितनी आई है 1.6, तो रफली अगर हम देखें तो वैल्यू जो है वो ऑलमोस्ट सेम है ना, ऑलमोस्ट सेम है, क्लियर। जस्ट अ मिनट, आखिर इतना बड़ा क्यों आ रहा है भाई, चलिए कोई बात नहीं, इसको मैं बाद में देखूंगा, फिलहाल आप इस पॉइंट को, इस कॉन्सेप्ट को, इस फार्मूला को दिमाग में रखिएगा कि स्मॉल जी की वैल्यू मून पर जो होती है वो अर्थ की वैल्यू का बाई 6 होता है। नेक्स्ट, अगला है द अर्थ्स ग्रेविटेशनल फोर्स कॉजेज एन एक्सेलरेशन ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इन a 1 kg mass somewhere in space. How much will be the acceleration of 3 kg mass be at same place? अच्छा देखो, आपसे कह रहे हैं कि अगर 1 kg का कोई मास है तो अर्थ के ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से जो एक्सेलरेशन उसके अंदर आ रहा है वो है 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो आपसे कह रहे हैं कि अगर
उसका मास 3 kg हो जाए, तब कितना एक्सेलरेशन अर्थ के ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से आएगा। बेटा ये लोग यहां पर आपका सिर्फ टेस्ट करना चाहते हैं, है ना। यहां पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की बात हो रही है। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो होता है वो कैपिटल G टाइम्स मास ऑफ प्लैनेट अपॉन रेडियस ऑफ प्लैनेट के स्क्वायर के बराबर होता है। तो आप यहां पर ध्यान से देखो, स्मॉल g जो होता है दैट इज इंडिपेंडेंट, स्मॉल g जो होता है दैट इज इंडिपेंडेंट ऑफ मास ऑफ ऑब्जेक्ट। भाई प्लैनेट के मास पर डिपेंड करता है, ध्यान से देखो, प्लैनेट के मास पर डिपेंड करता है, प्लैनेट की रेडियस पर डिपेंड करता है, लेकिन ऑब्जेक्ट के मास और ऑब्जेक्ट की रेडियस पर भाई साहब डिपेंड नहीं करता है। इसलिए प्यारे बच्चों स्मॉल g या कह लो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी अगर 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर था तो अभी भी 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ही रहेगा। देयर विल बी नो चेंज इन द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। आई थिंक मेरे प्यारे बच्चों आप सभी को ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। बहुत प्यार से, बहुत धीमे धीमे एक एक कॉन्सेप्ट मैंने आपको समझाया है। सभी प्यारे प्यारे बच्चे कमेंट करके जरूर बताएंगे लेक्चर कैसा लगा, और हम लोग मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।